हेलो एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम सुनील है। मैं पिछले कई दिनों से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मैं अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 14 या 15 साल का था। ये साल 2016 या 17 चल रहा था। मैं और मेरे भाई सब टीनेजर थे और हम एक पुरसकून इलाके में वाक़े एक एशियाई रेस्टोरेंट में अपनी माँ के कुलीग में से एक की सालगिरह की तकरीब में शिरकत कर रहे थे और इस शहर से हम वाकिफ़ थे। उस वक्त शायद रात के 11 बजे का वक्त था और हम घर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मेरा भाई करीब ही एक छोटे से स्टोर से कुछ कैंडीज़ ख़रीदना चाहता था और हमारी अम्मी ने कहा ठीक है जल्दी से ले लो। क्योंकि ये स्टोर रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, इसलिए अम्मी भी मान गई। मैं अकेला उसके साथ शॉप पर गया और बाकी सब वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम सब अंदर गए, मेरे भाई ने मुझसे कैंडी देखने को कहा और वो ख़ुद आइसक्रीम तलाश करने के लिए चला गया। उसने कहा था कि फ्लेवर चेक करने में उसे कुछ टाइम लग सकता है, मगर अचानक ही वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और जल्दी जल्दी खौफज़दा आवाज़ में मुझसे सरगोशी करने लगा। हमें यहाँ से जाना चाहिए, सब कुछ यहीं पे छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं बहुत उलझन में था और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए उसने मुझे बताया कि उसने देखा कि एक आदमी मुर्दा औरत की टांगों को पिछले दरवाजे से फर्श पर घसीटता जा रहा है। मैं खामोशी से देखने गया, मगर दुकान का पिछला दरवाज़ा पहले से ही बंद था। इसलिए मैं वापस पलटा और अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट की तरफ भागा। मैंने अपने भाई से कहा मुझे तफसील से बताओ वहाँ क्या हुआ था। उसने कहा वो मुझे घर जाते हुए रास्ते में बताएगा। आखिरकार हम कार में बैठ गए और मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि जब वो आइसक्रीम देख रहा था तो उसने किसी मेटल के फर्श से टकराने की आवाज़ सुनी और कहता है मैंने दो आदमियों को देखा जो इंसानी जिस्म को दरवाजे से घसीटते हुए जा रहे थे। और उसने मज़ीद बताया कि वो लाश यकीनन एक औरत की थी। भाई अम्मी को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर माँ को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। मगर मैं अपने भाई को जानता हूँ कि वो हम सब से प्रैंक नहीं करेगा, हमसे झूठ नहीं बोलेगा। वो बगैर किसी वजह के कैंडी और आइसक्रीम छोड़ ही नहीं सकता था और वो मजाक करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। आज तक मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो हमारा क्या होता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महविश है। ये कहानी उस वक्त पेश आई जब मैं 14 साल की थी और अपनी माँ और 3 बहन भाइयों नेहा, विरोन और डेविड के साथ रह रही थी। हम स्लाओ इंग्लैंड में एक छोटे से घर में रहते थे। हमारा घर एक छोटे से पार्क के बिल्कुल करीब था, जिसमें एक स्लाइड, मंकी बार्स और सिर्फ एक झूला था, जिसे एक पुराने बलूत के दरख्त के साथ लगाया गया था। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। मुझे और नेहा को बाहर जाना और हर वक्त एक साथ काम करना पसंद था और उसकी बड़ी बहन के तौर पर मैंने खुशी खुशी उसकी मदद की कि वो कुछ सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकले। हम प्ले ग्राउंड में पहुँचे और देखा कि एक लड़की झूले पर अकेली बैठी है। ये काफ़ी हैरान कुन था क्योंकि ये मंडे की सुबह थी और उन दिनों मंडे को कोई भी पार्क में नहीं जाया करता था। उसके लंबे लंबे बाल और उसकी आंखों के नीचे भारी से हल्के थे। उसके होंठ कच्चे और टूटे फूटे थे। उसने नीले रंग का लिबास पहना हुआ था जो फटा हुआ और गंदा था। फिर भी वो वहीं बैठी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ज़मीन की तरफ देख रही थी। मैंने कई बार ऐसे खौफनाक मंजर देखे हुए थे, इसलिए उस लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने अपनी बहन को इससे दूर रहने का कहा, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई बात कर पाती, नेहा खुशी खुशी उसके पास भागती हुई चली गई, क्योंकि वो एक नए दोस्त के साथ खेलना चाहती थी। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से मैंने देखा कि वो दोनों कुछ बातें करने लगी हैं और ये ठीक लग रहा था क्योंकि वो लड़की
ایک نارمل سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی اور دونوں لڑکیاں ایک ساتھ کھیلنے لگیں۔ میں نے سکون کی سانس لی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنے فون پر سکرول کرنے لگی، یہاں تک کہ چند گھنٹوں بعد مجھے اپنی ماں کا فون آیا جس نے مجھے بتایا کہ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے نیہا کو بلایا اور اس نے اپنی دوست کو بائے کہا۔ جب اس کی نئی سہیلی نے الوداع کیا اور ہمیں پارک سے نکلتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا اور گھر کو چل دیے۔ پھر نیہا اپنی دوست کے بارے میں بات کرنے لگی جب میں نے گھر جاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام شانزے ہے اور وہ بھی پارک سے زیادہ دور نہیں رہتی، مگر انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ ہم لوگ اس علاقے میں کافی عرصہ سے رہ رہے تھے۔ لیکن میں نے سوچا کہ جو کوئی بھی ہو مجھے اس کے بارے میں سوچ کر کیا کرنا ہے۔ ہم چلے جا رہے تھے جب اچانک مجھے لگا کہ میری بہن نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے ساتھ چلنا بند کر دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ دوسری طرف مڑ کر ہل رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی شکل پیلی ہو رہی تھی۔ اس کا منہ خوف کے مارے سختی سے بند تھا۔ میں نے اس کو تھوڑا سا کراس کر کے دیکھا اور اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ جب میں نے اپنا سر اس کی طرف موڑا جس چیز کو وہ دیکھ رہی تھی تو میں نے وہاں جو بھی دیکھا میرا تو خون ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لڑکی کا پوسٹر ایک کھمبے پر لگا ہوا تھا جس لڑکی کو ہم نے پارک میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی نیلا لباس پہن رکھا تھا جو اس نے پارک میں پہنا ہوا تھا اور اس پوسٹر پر مرڈر لکھا ہوا تھا، اور اس پوسٹر پر تصویر کے ساتھ ایک نمبر بھی لکھا ہوا تھا جو کہ اس لڑکی کے پیرنٹس کا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر لڑکی مر گئی تھی تو ہم نے پارک میں کس کو دیکھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ گھر پہنچی اور اپنے بھائیوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، مگر وہ تو ہم پر ہنسنے لگ گئے اور ہمیں پاگل کہا۔ میں نے اس لڑکی کے پیرنٹس کے نمبر پر فون کیا تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی اسی پارک میں مردہ پائی گئی تھی۔ کسی نے اس چھوٹی بچی کو مارا پیٹا اور کسی تیز دھار آلے سے اس پر وار کر دیا، پھر اس کی لاش کو بلوت کے درخت کے ساتھ جھولے سے لٹکا دیا۔ وہ 2 ہفتے پہلے مردہ پائی گئی تھی۔ نیہا اور میں اس نئی انفارمیشن کے بعد گھبرا گئے اور پھر کبھی اس پارک میں واپس نہیں گئے۔ اس واقعے کے بعد ہم فوراً وہاں سے چلے گئے، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نیہا اور میں اس واقعے کو اور نیلا لباس پہنے ہوئے اس لڑکی کو نہیں بھول سکتے۔ یہ ایک میری خوفناک کہانی ہے جو مجھے پچھلے سال پیش آئی تھی جب میں 15 سال کا تھا۔ میں پرائیویسی کی وجہ سے اپنا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اور کہانی میں اپنے دوستوں کے نام بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ کہانی ایک بارش کے دن سے شروع ہوتی ہے جب میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کو فرضی نام ایکس اور وائی دے دیتا ہوں۔ چونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں تو نام کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ وہ رات کو میرے ساتھ میری دادی کے گھر پر رہے۔ دادی کا گھر بہت بڑا ہے جس میں 2 خالی کمرے ہیں۔ میرے دونوں دوست جو کہ آپس میں بھائی ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں سونے کے لیے جانا تھا، ایکس اور وائی کے درمیان جھگڑا ہو گیا کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ نہیں سونا چاہتے تھے۔ اس لیے ایکس نے صوفے والے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ رات کو بہت گرج اور بجلی چمک رہی تھی جس کی وجہ سے میرا سونا مشکل ہو گیا، لیکن صبح 3 بجے کے قریب جب سب کچھ پرسکون ہو گیا تو میں نے ایک دم سے عجیب و غریب آوازیں سنی، جیسے کھرچنا اور کراہنا۔ میں اٹھ کر کچن میں پانی پینے گیا۔ میں نے احتیاطاً اپنا موبائل فون ساتھ اٹھایا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے سب کچھ لائٹ آن کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن پھر سے میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں ایکس سو رہا تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا
لیکن جب ہم سونے کے لیے گئے تھے تو اس نے یہ دروازہ بند کیا تھا۔ وائے ایک بہت لمبا سا لڑکا تھا جس کے گہرے کالے بال اور لائٹ سکن تھی، اور گھر میں اندھیرا ہونے کے باوجود وہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے۔ میں کمرے کے قریب پہنچا، لیکن جب بجلی چمکی تو میں ڈر گیا اور لائٹ آن کر دی۔ میں اپنی جگہ پر جم گیا جب میں نے دیکھا کہ ایکس بیڈ پر ایک سفید خونی چادر میں بیٹھا اپنا بازو کاٹ رہا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اپنا سر میری طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں خون آلود اور سرخ تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شیطان اس میں داخل ہو گیا ہو۔ اس نے دھیمی اور گہری آواز میں مجھ سے کہا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں یقیناً کسی کو مارنا نہیں چاہتا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں یقیناً کسی کو مارنا نہیں چاہتا۔ ان الفاظ نے تو مجھے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میں چند سیکنڈ کے لیے حیران و پریشان ساکن کھڑا رہا، پھر میں آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ میں آدھے گھنٹے تک صوفے پر بیٹھا سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ جب میں نے اچانک تیز آواز سنی جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو تو ڈر کے مارے میں نے وائے کو جگایا اور اپنی دادی کو کال کی، جو ایک بیمار پڑوسی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر میں رہ رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے اپنا سامان اکٹھا کیا اور گھر کو تالا لگا دیا۔ ہم پڑوسی کے گھر گئے اور میری دادی نے پولیس اور ایمبولینس کو کال کر کے بلا لیا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ایکس کو کمرے میں بے ہوش پایا اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھرچا ہوا اور خون سے بھرا ہوا تھا، اور فرش پر ٹوٹا ہوا خنجر بھی پڑا تھا۔ ایکس بچ گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ اسکول جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے میں دوبارہ کبھی بھی ایکس کے ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں سویا، کیونکہ مجھے اب بھی ڈر ہے کہ اگر میں اس رات دروازہ بند نہ کرتا۔ ہیلو دوستو، میں بنگلہ دیش سے ہوں اور میرا نام لو ہے۔ یہ کہانی 35 سال پرانی ہے۔ یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک رات میرے دادا 2 ہلسا مچھلیاں خرید کر گھر کو واپس آ رہے تھے۔ دادا کو گھر واپسی پر ایک پل سے گزرنا تھا، اور جب وہ پل پار کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک ریلیٹیو کے پکارنے کی آواز سنی۔ جس آدمی نے میرے دادا کو پکارا وہ عام طور پر ان سے بات بالکل نہیں کرتا تھا، شاید وہ کسی وجہ سے ناراض تھا، اس لیے دادا تھوڑا سا حیران ہوئے۔ پھر وہ آدمی پل پر آگے آنے لگا، اور ایک دم اس شخص نے میرے دادا کے کندھے پر بازو رکھ دیے اور کچھ کہنا شروع کر دیا۔ جب اس شخص نے اپنا بازو میرے دادا کے کندھے پر رکھا تو دادا کو اس سے بہت ہی سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی۔ میرے دادا نے بھی دیکھا کہ اس آدمی کے بازو کا کوئی وزن نہیں تھا۔ وہ دونوں پول کے بیچ میں کھڑے تھے۔ جب دادا نے دیکھا کہ اس آدمی کی ٹانگیں بھی غائب تھیں اور وہ میرے دادا کے کندھے پر بازو رکھے ہوئے ہوا میں تیر رہا تھا، تب دادا سمجھ گئے کہ یہ آدمی میرے رشتہ دار کے روپ میں کوئی بھوت ہے۔ اسی لمحے بھوت ہنسنے لگا اور دادا کے ہاتھ میں مچھلی کو دیکھ کر کہنے لگا، مچھلی مجھے دے دو، میں اسے کھاؤں گا۔ مچھلی مجھے دے دو، میں اسے کھاؤں گا۔ تب دادا نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور بھوت نے چیخنا شروع کر دیا، اور بھوت نے کہا، اگر تم مجھے پھر کسی اور دن ملے تو میں تمہیں کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے ہی مار دوں گا۔ یہ ہماری کنٹری کا سب سے فیمس بھوت تھا۔ اس کا نام میکو بھوت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بھوت کسی کے ہاتھ میں مچھلی دیکھتا ہے تو وہ ان کو ڈرا کر مچھلی چھین لیتا ہے۔ ہیلو اینیمیٹڈ ہارر سٹوریز، میرا نام ولیم ہے۔ میں ویسے تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، مگر مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، لیکن میرے پاس ایک خوفناک سٹوری ہے۔ جب مجھے یہ واقعہ پیش آیا تو میں اس وقت 12 سال کا تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر کے بیسمنٹ میں سویا ہوا تھا۔ لے آؤٹ دینے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے تو باتھ روم کے لیے بائیں مڑیں گے، سٹوریج روم اور فرنس روم کے لیے دائیں مڑیں گے،
और सीधा आगे जाते हुए मेरा कमरा और लिविंग है। एक रात मैं कुछ होमवर्क ख़त्म करने के बाद सोने के लिए तैयार हो रहा था। ये तकरीबन 1-2 बजे का वक्त था। मुझे शदीद बेख्वाबी यानी नींद न आने की बीमारी है, इसलिए मुझे काफ़ी देर तक सोने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इस बीमारी ने मुझे रात के उल्लू में बदल कर रख दिया है। मैं हकीकी तौर पर अंधेरे के औकात से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। अक्सर औकात रातें गेमिंग या पढ़ने में गुजारता हूँ। एनीवे, जैसे ही मैं बिस्तर के लिए तैयार हो रहा था, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत भरी ठंडी हवा मेरे पास से गुजर रही हो, जिससे मैं कांप उठा। मैंने उसे नॉर्मल लिया और कंधे से छटका दिया और बिस्तर के लिए तैयार होना जारी रखा। जब मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया, मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखी और फिर एक किताब पढ़नी शुरू की। तकरीबन 1 घंटा पढ़ने के बाद मैंने देखा कि सुबह के 3 बज चुके थे और मैंने आखिर में थकावट महसूस की, तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और आंखें बंद करके लेट गया। जब मुझे नींद आने ही लगी थी तो मैंने बाथरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। मेरे पास स्टैंडिंग शावर सिर्फ एक ही था, जो एक चौथाई दायरे की शक्ल में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एक स्लाइडिंग डोर था। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्लाइडिंग डोर खोला हो। तो मैंने आवाज़ सुनने के लिए अपना सर ऊपर कर लिया। तकरीबन 1 मिनट की खामोशी के बाद मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए मैं वापस लेट गया। अचानक शावर का दरवाज़ा इतनी ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ कि मैं डर से बिस्तर के किनारे पर जा लगा और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके फ़ौरन बाद मुझे कमरे में मौजूद कागज़ात के इर्द गिर्द सरसराहट सी सुनाई दी। मैं अंधेरे में इन चीज़ों को चेक करने से बहुत डरता था, इसलिए मैं खामोशी से वहीं बैठ गया। चंद मिनट गुजरने के बाद मैंने खुद को थोड़ा सा आरामदेह महसूस किया और दिल की धड़कन भी थोड़ा सा सुकून में आ गई थी। मैंने अपना सर अपनी खुली हुई अलमारी की तरफ मोड़ा तो एक लम्हे के लिए मुझे वहाँ एक औरत का भूत भरा चेहरा नजर आया और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। वो चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसके काले स्याह घने बाल थे और खून उबलती हुई आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह के गिर्द कपड़े का टुकड़ा लपेटा हुआ हो। उसकी ठोड़ी के नीचे तो कुछ नज़र ही नहीं आया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो ज़ाहिर हुआ था, मगर सिर्फ उसका सर और चेहरा ही नज़र आया था। मेरी घबराहट तो कुछ हद तक ख़त्म हो गई थी, मगर मैं सुबह को बिस्तर के किनारे पर लेटा हुआ उठा। मैंने उठकर देखा कि मेरे होमवर्क के कागजात पूरे कमरे में किसी ने उजाड़ फेंके थे। और जब मैंने शावर को अंदर जाकर चेक किया तो उसकी प्लास्टिक में दरारें पड़ चुकी थी, जिससे पता चलता था कि कोई तो ऐसी मखलूक है जिसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया है। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मेरी इस बात का यकीन नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे खुद तजर्बा करके पता चला था जब मैं 30 की एज के पहले दिनों में एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। एक रात एक शख्स ने मदद के लिए चीखते हुए 1122 पर कॉल की और मैंने फ़ौरन जवाब दिया। जब मैं अपने साथी थॉमस के साथ गली में पहुंचा तो एक आदमी की आहें गूंजने लगी। गली में दाखिल हुआ और एक खौफनाक मंजर देखा, जिससे पता चला कि वो तो पहले ही मर चुका है। उसकी लाश पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा और हाथ खून से भरे हुए थे। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, मेरे करीब मत आना, तुम भी इसी तरह गोश्त का टुकड़ा बन जाओगे। फिर उसका मुंह खुला और उसने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढांप लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना मुंह ना खोलने की कोशिश कर रहा हो। कांप रहा था जैसे अपने हाथों पर बहुत दबाव डाल रहा हो। वो कुछ चिल्लाकर बोला, मगर मैं सुन नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांप रखा था। उसके मुंह पर फैली हुई रगें यूं लग रही थी जैसे किसी भी वक्त फट जाएंगी। मैंने लाश की तरफ देखा तो उसके कुछ हिस्से गायब हो चुके थे
मैंने समझा कि उस आदमी ने डेड बॉडी के जिस्म का कुछ हिस्सा खाया होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कांपता हुआ हाथ पिस्टल के पास लाया तो अचानक वो हाथ गिर गए जो उसने मुंह पर रखे हुए थे और उसका मुंह हैरत अंगेज तौर पर खुल गया। उसके जबड़े की हड्डियां ऐसी लग रही थी जैसे वो टूट फूट का शिकार हो और वो तकलीफ में हो। वो चीखते हुए बोला, खुदा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। उसकी दुख भरी आवाज़ और गुस्से वाली ज़ोरदार आवाज़ मैं महसूस कर सकता था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। फिर उसने चारों तरफ रेंगते हुए अपना मुंह खोला। मैंने उसके फेफड़े पर लात मारी और वो गिर पड़ा। फिर वो मेरे साथी थॉमस पर झपटा और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और चीख कर कहने लगा, मेरा दिल कर रहा है मैं इन तीनों को खा जाऊं। मैं बहुत लकी हूं, मुझे आज खाने को इतना ज़्यादा गोश्त मिला है। वो एक खौफनाक जानवर की तरह हरकत करने लगा और थॉमस को दांतों से काटने लगा। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने जल्दी से अपनी पिस्टल निकाल कर उसकी टांग में गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो बाज ना आया। मैंने दोबारा उसे टांग में गोली मारी और वो चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और चीखता चला गया और अपने जिस्म के अज़ा को बेरहमी से हरकत देने लगा। एक मकड़ी उसकी पीठ से चिपकी हुई थी और फंसी हुई थी। उसके मुंह से थूक बह रहा था। इस हैरानकुन मंजर ने मुझे बहुत घबराहट में मुब्तला कर दिया और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल गया और मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस बुला ली। थॉमस को भी अस्पताल ले जाया गया और उस पागल का भी इलाज किया गया। अगले दिन उसे हॉस्पिटल में होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी आंखें और आवाज़ बदल गई थी। यूँ लगता था जैसे वह बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हो। जब मैंने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि अंदर कुछ खौफनाक चीज़ रहती है जो हर रोज़ मुझे सरगोशी करती है। वो चीज़ जिंदा गोश्त खाना चाहती है, ना कि रेस्टोरेंट में बिकने वाला गोश्त। वो खौफनाक आंखें फाड़ फाड़ कर बोलता रहा और जब मैं बाहर सड़क पर निकलता हूँ तो उसके हाथ बिस्तर की चादरों को पकड़े हुए थे। मुझे उसकी आवाज़ यहाँ भी सुनाई दे रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, मुझे इंसानों का गोश्त बड़ा मज़ेदार लगता है। और वो मुझे भी अपने साथ खाने को कहता था। वो कहता है कि मुझे शिकार करना है और पूछता है कि क्या वो मेरे जिस्म को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं ख्यालों में एक मखसूस जायका चखता रहता हूँ। मैं जायका को पहचान तो नहीं सकता, लेकिन यह महसूस होता है कि जैसे मेरे मुंह में पानी आने से पहले हर बार मुझे शिद्दत से जायका महसूस होता है और मैं अपने बाल नोच लेता हूँ और चीखता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी विल पावर ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ। लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे वक्त भी आते हैं जब उनको इन लम्हात में वाकई भूख लगती है। मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल खो बैठा हूँ और जब मैं दोबारा होश में आया तो मेरा मुंह खून की स्मेल से भरा हुआ था और मेरा पेट इतना भर गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ खाया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने क्या खाया है। क्या करूं, मैं बेहोश हो गया था क्योंकि उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई थी। मैंने कई बार उसकी खोई हुई यादों को बहाल करने में मदद करने की कोशिश की और एक हिप्नोटिस्ट को कॉल करके उसकी खोई हुई यादें बहाल की। फिर भी हर बार उसे हिप्नोटाइज किया गया था। उसने चीख मारी तो वो एक इफरित यानी जिन बन गया है। ये कहते हुए बेहोश हो गया कि मुझे मज़ीद शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ और भी शिकार मौजूद हैं। उसको जेल में बंद कर दिया गया और लंबे अरसे के लिए वो जेल चला गया था। अब मैं भी कभी कभी इस लम्हे के बारे में सोचता हूँ जब वो मुंह खोले रेंगता हुआ मेरी तरफ आया था और उसका जबड़ा अलग हो जाता था। ये बातें जब मुझे याद आती हैं तो मेरा जिस्म कांप जाता है। इस सदमे की वजह से मुझे अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। ये काम नेचर का है कि उस वक्त मैं पुलिस में ऑफिसर था और अब एक आम आदमी हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।